मैं गौहर बानो कुरैशी हूँ. मेरे वालिद शाह महमूद कुरैशी ने मुझे भेजा है चंद पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने के लिए. मुख्तसर गुफ्तगू करूँगी लेकिन प्लीज़ गौर से सुनिएगा. पहली बात, जैसे कि पहले मेरे से पहले फरमाया अलीमा बीबी ने, स्टेट अपॉइंटेड काउंसल्स, जब हमारे अपने लॉयर्स प्रेजेंट थे उनको पहले अंदर आने नहीं दिया. हमने शोर मचाया, काफ़ी ताख़ीर के बाद वो अंदर आए. उसके बावजूद जज साहब ने फरमाया कि ये स्टेट अपॉइंटेड डिफेंस काउंसिल है, ये ही जिरा करेगी और ये ही आपको डिफेंस आपका करेगी. पहली बात ना डिफेंस स्टेट अपॉइंटेड डिफेंस काउंसिल को मेरे वालिद या खान साहब जानते हैं, ना उनसे कोई इनपुट ली गई है, ना कोई स्ट्रैटेजी डिस्कस की गई है, ना कोई उनकी मुलाकात या मीटिंग हुई है केस के पहले शुरू होने से पहले. पहली दफ़ा ये लॉयर्स आए हैं. कोई है कौन है फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन उनसे मुशावरत का टाइम ही नहीं मिला तो ये फिर केस आगे कैसे चलाएंगे, सवाल उठता है और उठाना भी चाहिए है. एक लिस्ट दी गई डिफेंस काउंसिल्स की जिसमें से चूज़ करने का हक दिया जाता है अक्यूज्ड को, नहीं दिया. वो क्यों नहीं दिया, एक और सवाल बनता है. आगे चलते हैं. उसके बाद मेरे वालिद शाह साहब ने फरमाया कि अगर आप स्टेट अपॉइंटेड डिफेंस काउंसिल्स को ही मौका देना चाहते हैं तो मेरी उनसे बात नहीं हुई, मुझे मौका दीजिए, मैं जिरा करूंगा, मैं अपने आप को डिफेंड करूंगा. जज साहब ने फरमाया बिल्कुल मैं आपको इजाज़त दूंगा, लेकिन मौका ही ना आया. आगे चलते हैं. आप लोग तो खैर माशाल्लाह काफ़ी कवर करते हैं. आपने शायद पाकिस्तान की लीगल हिस्ट्री में ना इतना तेज़ी से केस चलता हुआ देखा होगा, ना कभी इस तरह से देखा होगा. केस चलता जा रहा है, दौड़ लगी हुई है. अच्छा, अब कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ. पहली बात, फॉरेन सेक्रेटरी पे आते हैं. फॉरेन सेक्रेटरी साहब की बात हुई एम्बेसडर असद मजीद से, जिसमें उन्होंने कैटेगोरिकली फरमाया कि मैं आपके साथ एक बहुत सेंसिटिव मैटर डिस्कस करना चाहता हूँ. उन्होंने उनको ख़त भेजने के बाद फ़ोन करके फरमाया कि मैंने आपको एक बहुत सेंसिटिव मैटर के ऊपर ख़त भेजा है, आप उसको देख लीजिए. अब एक और सवाल उठता है कि क्या ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस में होता है कि हर साइफ़र, हर टेलीग्राम के बाद फ़ोन उठा के पूछा जाए कि जी आपको रिसीव हो गया है? तो उस पे फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता, यानी कि इसमें कुछ खासियत थी. ठीक है जी. इस बात के ऊपर फिर एम्बेसडर असद मजीद ने साइफर भेजा. ये इम्पोर्टेंट है कुछ बातें समझना. फिर आ जाएं 8 मार्च के ऊपर. 8 मार्च को क्या होता है? 8 मार्च को मेरे वाले जो उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे, उनकी गुफ्तगू होती है फ़ोन पे एम्बेसडर असद मजीद से, और वो उस मीटिंग में डिस्कस करते हैं उनके साथ डोनाल्ड लू के साथ मीटिंग हुई. उस मीटिंग में डोनाल्ड लू ने सर्टन चीज़ें फरमाई और उन्होंने कहा कैटेगोरिकली कि जो ये गुफ्तगू डोनाल्ड लू के साथ मेरी हुई है वो बग़ैर स्टेट डिपार्टमेंट और वाइट हाउस की इजाज़त के नहीं हो सकती. ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है. आगे चलते हैं. हाँ, वेरी गुड पॉइंट. वो बहुत डिस्टर्ब साउंड कर रहे थे. एम्बेसडर साहब ने जब फॉरेन मिनिस्टर से बात की, ही साउंडेड वेरी डिस्टर्ब्ड, यानी कि कोई आम गुफ्तगू या आम मैसेज नहीं पास ऑन हो रहा था. अच्छा जी. फिर अब आ जाते हैं 27 मार्च पे. 27 मार्च पे जब जलसे में एक कागज़ लहराया गया जिस पे बहुत गुफ्तगू होती है, मेरे वालिद का क्या उसमें रोल था? उन्होंने कहा मेरे सीने में बहुत राज हैं. साइफर का जिक्र नहीं किया, साइफर के कंटेंट्स का जिक्र नहीं किया, राज का जिक्र किया. आज मैं आपको बताती हूँ वो राज क्या थे. वो राज ये था कि MNAs की मीटिंग्स हो रही थी इन सब सिलसिलों में, नो कॉन्फिडेंस मोशन के सिलसिले में. क्यों मीटिंग्स हो रही थी, किन से मीटिंग्स हो रही थी, ये आप सब जानते हैं, कौम आज ये जानती है. लेकिन आपको फिर भी आज ये बताना ज़रूरी है कि जब वो राज की बात कर रहे थे तो वो उन MNAs की बात कर रहे थे जो डिफेक्टर्स थे, जो फिर इवेंचुअली छोड़ के चले गए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में साथ देने, और जो हुआ वो हुआ. अब कुछ और बहुत इंतहाई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. केस के 3 नुक्ते हैं. नंबर 1,
illegal retention, number 2 illegal communication and number 3 misplacement. इन तीनों में मेरे वालिद का कोई हाथ नहीं है. तो फिर केस क्या बनता है, ये भी सवाल उठता है. अच्छा जी, फिर आ जाते हैं, he did not retain the cipher, he read the cipher and he returned the cipher. कॉपी उन्होंने अपने पास ना रखी. ये बात मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स मोफा ने एक्नॉलेज की है ऑफिशियली, आप चेक कर सकते हैं. तो इलीगल रिटेंशन की तो बात ही नहीं पैदा होती, सवाल ही नहीं पैदा होता. अब आ जाएं जो केस का सेक्शन 5 और सेक्शन 9 है. जब दोनों वायलेट ही नहीं हुए तो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, व्हाट इज़ द केस इन फैक्ट. सो ये कुछ बहुत ज़रूरी नुक्ते थे जो आपके सामने हमने रखने थे. अब जहाँ के लीगल मैटर्स हैं वहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूँगी बैरिस्टर साहब से कि वो आपसे मज़ीद बात करें. शुक्रिया. आज एक नया वकला का पैनल आज आया. ज़हीर अब्बास साहब लाहौर से तशरीफ़ लाए, वो नैब के केसेस में महारत रखते हैं. उन्होंने आज जब जिरा का आगाज़ करना चाहा, पहला दिन था उनका, ना उनके पास फाइल है, ना उनके पास एविडेंस है, ना उनको मुल्जिम से बातचीत का मौका मिला. उनको भी बावजूद इसके कि उन्होंने वकालतनामा दिया और असिस्टेंस देने की कोशिश की, इसी जेल प्रेमिसेस में तोशा खाना केस में जो राइट ऑफ डिफेंस है, दिफा करने का हक, दूसरे जज बशीर साहब ने भी तोशा खाना मुकदमा नैब में डिफेंस स्ट्राइक ऑफ करके कि मैं कोई हक नहीं दूंगा आपको सफाई पेश करने का, ये तो कभी हुआ ही नहीं. और उन्होंने भी इसको 342 यानी कि फाइनल फैसला ही समझे सुनाने के लिए ये मुकदमा महफूज हो गया है कल सुबह के लिए. तो ऊपर नीचे इमरान खान साहब के मुकदमे, मैं आपको ये बात बताता चलूँ, जिस दिन इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ज़मानत हुई, एक इजाफी नोट दिया गया. मिस्टर जस्टिस अतर मिनिल्ला साहब का वो इजाफी नोट है मंसूर अली शाह साहब के नोट के बाद, जिसमें उन्होंने ज़मानत दी और ख़ास तौर पे नोट किया ये मुकदमा ना सजाए मौत का है, ना उम्र कैद का है, ना 14 साल का है. ये ऑन रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट में. आप लोग मौजूद थे जब आपने इसकी कवरेज की. तो आप देखिएगा कि जज साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म की समझ आती है या नहीं आती. सो अतर मिनिल्ला साहब ने अपने इजाफी नोट में 4 सफ़े उन्होंने लिखे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ये दोनों लोग जो इस वक्त साइफर का मुकदमा फेस कर रहे हैं, ये प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर्स हैं. कंटेस्टिंग इलेक्शंस इज़ देयर फंडामेंटल राइट. वकला भी जो खान साहब को अंदर रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो भी नेशनल असेंबली का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं. तैमूर मलिक कर रहे हैं फ्रॉम मुल्तान, अपनी कैंपेन छोड़ के आते हैं. बैरिस्टर गौहर जो पीटीआई के चेयरमैन हैं, वो भी अंदर हैं इस वक्त सुबह से, वो भी अभी आपसे कुछ देर में बात करेंगे, वो भी कंटेस्ट कर रहे हैं. तो तमाम वकला के होते हुए, और जज साहब को हमने बार बार रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा कि आप अब इस मुकदमे में एग्जिस्ट ही कहीं नहीं करते. तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि वकला का रोल ही पाकिस्तान से ख़त्म हो जाए, लीगल प्रोफेशन ही ख़त्म हो जाए, राइट टू डिफेंस ही स्ट्राइक ऑफ हो जाए, फंडामेंटल राइट्स टोटली कलैप्स हो जाए और बंद कमरों में जेल के अंदर रात 8 बजे तक डूबियस, सस्पिशियस और सीक्रेटिव प्रोसीडिंग्स जो है वो अमल में लाई जाएं. सो मैं एंड में यही एक दफ़ा फिर इल्तिजा करूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कि उनकी फौरी इंटरवेंशन की और इस मुकदमे में हेवंस विड नॉट फॉल. अगर जज साहब को रोका जाता है कि कोई भी सज़ा का कदम उठाने से पहले इमरान खान साहब के, शाह महमूद कुरैशी साहब के वकला को एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी और मौका दिया जाए कि वो आके बताएं कि उनके साथ आज बीती क्या.